नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, आज मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में एक तरह से बनते बनते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा, यदि आप में से कोई भी छात्र नया है तो वो क्या करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, और यदि वो पुराना होगा तो दूसरों को भी शेयर कर देगा। तो दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, मैंने आपके समक्ष इस थंबनेल को लगाकर आपके समक्ष मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था कि मैं आपके कोर्स को मात्र 35 घंटों में कंप्लीट करूंगा। तो बिल्कुल आपके ये पहल शुरू हो चुकी है। आप अगर देखें तो इसकी हमने पहली क्लास शेयर कर दिया है, वो भी हिस्ट्री के। जिन लोगों ने अभी तक उन सारी क्लास या उस क्लास को नहीं देखा हुआ है, वे सारे छात्र क्या करेंगे, उस क्लास को जरूर देख लेंगे। दूसरी बात, मैं एक और बात बताना चाहूंगा, हर विषय की प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए और आपकी सफलता भी सुनिश्चित हो जाए, तो आप क्या करिए, हमारे द्वारा जो भी प्लेलिस्ट है, यानी कि जितने भी विषय की प्लेलिस्ट तैयार की गई हैं, वो सारे विषय की प्लेलिस्ट में आप जाइए और एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए, और आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और आपकी सफलता भी सुनिश्चित हो जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की अब चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने क्वेश्चन पर। यानी कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न का सभी छात्र जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि संप्रेषण संबंधी अक्षमता की बात करते हैं। बताइएगा, आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि संप्रेषण संबंधी अक्षमता की बात करते हैं। जिस बच्चे को एक तरह से कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत होती है, तो उसमें किस प्रकार की बीमारी पाई जाती है? पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों कि डिस्फेसिया, दूसरा ऑप्शन कहता है डिस्प्रेसिया, तीसरी बात करते हैं डिसलेक्सिया, चौथा ऑप्शन कहता है डिसकैलकुलिया की बात करते हैं। ऐसे छात्र या ऐसे बच्चे जिन्हें संप्रेषण या कम्युनिकेशन करने में दिक्कतें हो रही हैं, उन बच्चों में किस प्रकार की बीमारियां पाई जाएंगी, उन बच्चों में किस प्रकार की बीमारियां या किस प्रकार की बीमारी पाई जाएंगे, दोस्तों आपको बताना है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो इसे कहा जाएगा डिस्फेसिया की बात करते हैं। तो जिन बच्चों में अगर आप देखेंगे तो संप्रेषण संबंधी या कम्युनिकेशन संबंधी अक्षमता यानी कि डिसेबिलिटी पाई जाएगी, ऐसे बच्चों में कौन सी बीमारी पाई जाएगी या कौन सा विकार जाना जाएगा उसमें है, तो वह है डिस्फेसिया की बात करते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, आखिर ये है क्या और इसके क्या लक्षण है और इसकी क्या खास बातें हैं। डिस्फेसिया दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो डिस से और दूसरा फासिया से मिलकर बना हुआ है, जिनके शाब्दिक अर्थ हो जाता है क्रमशः अक्षमता एवं वाक। वाक मतलब हो जाता है दोस्तों बोलना की बात करते हैं। इस प्रकार डिस्फेसिया का शाब्दिक अर्थ हो जाता है वाक अक्षमता, यानी कि बोलने से संबंधित समस्या। किसमें समस्या है दोस्तों? बोलने से संबंधित, बातचीत करने से संबंधित है। यह एक भाषा या वाक संबंधी विकृति है, यानी कि कमी या विकार है दोस्तों, जिससे ग्रसित बच्चे विचार की अभिव्यक्ति या व्याख्या के समय कठिनाई महसूस करते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं, जिन बच्चों में इस तरह की समस्या देखने को मिलती है, यानी कि बोलने में उनको कठिनाई मिलती बोलने में उन्हें कठिनाई होती है, उनमें अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार का विकार माना जाएगा, तो डिस्फेसिया वाला। तो जैसे कि बात करते हैं, जो बच्चे अपनी बात को सही से नहीं रख पाते हैं या रखने में कठिनाई महसूस करते हैं, उनमें किस प्रकार की कमी देखने को मिलेगी या किस प्रकार का विकार देखने को मिलेगा, तो वह एक तरह से डिस्फेसिया वाला। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे, आप भूलेंगे नहीं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं इसी के साथ मेरे प्रिय साथियों अगले प्रश्न के बारे में। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब जल्दी से देने का प्रयास कीजिएगा। डिसलेक्सिया यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है क्या? पढ़ने में या वर्तनी में या अपने बातों को व्यक्त करने में या खड़े होने में या बोलने की बात करते हैं। आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। ऐसे बच्चे जिनको अगर देखा जाए तो इस तरह की चीजों को करने में कठिनाई होती है जो यहाँ पर लिखी गई हैं। अब आप बताइए वो कौन सी चीज है या वो कौन सी बात है जिसको करने में बच्चों को कठिनाई होती है और उनमें किस प्रकार का विकार माना जाएगा। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे, ऐसे बच्चे जो पढ़ने में असक्षम होते हैं, यानी कि वे पढ़ सही से नहीं पाते हैं, पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं और वर्तनी संबंधी गलतियां करते हैं, उनमें किस प्रकार की बीमारी पाई जाती है। तो दोस्तों अगर आप देखते हैं या किस प्रकार के विकार देखने को मिलते हैं, तो डिसलेक्सिया की बात करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं जिन छात्रों में डिसलेक्सिया नामक बीमारी पाई जाती है, वो उनमें अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलेंगे। तो लक्षण ये होंगे कि वे सही से ना तो पढ़ पाएंगे, ना वर्तनी संबंधी यानी कि स्पेलिंग को वो ज्यादा गलत करेंगे। तो जो बच्चे स्पेलिंग को गलत
गलत करते हैं, जो सही से पढ़ नहीं पाते हैं, उनमें किस प्रकार की बीमारी देखने को मिल सकती है या विकार देखने को मिल सकता है, वो है डिसलेक्सिया वाला। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। आइए एक बार और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर किन बातों को यहाँ पर समायोजन किया गया है या किन बातों को एक तरह से यहाँ पर ज्यादा फोकस किया गया है। आइए एक बार एक नजर में देखने का प्रयास करते हैं। तो डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है, जिसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। जैसे वर्णमाला संबंधी अगर आप देखते हैं तो अधिगम में कठिनाई, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्णमाला को नहीं सीख पाते हैं, ठीक है, उनमें कठिनाई देखने को मिलती है। तो एक सिम्टम्स हो गया। दूसरा, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई, कह सकते हैं कि वे सही से बोल नहीं पाते हैं, किस अक्षर को कैसे बोलना चाहिए। जैसे सा की बात करते हैं, सा और हा की बात, सा और शा की बात करते हैं, उनको बोलने में या उनके ध्वनि में एक बात कर सकते हैं, एक तरह से अंतर करने में कठिनाई की बात करते हैं, या एक तरह से उनको सीखने में कठिनाई की बात करते हैं। पढ़ते समय कुछ स्वर वर्णों का लोप हो जाना, यानी कि कुछ स्वर्ण वर्णों को खा जाना, ठीक है, तो ये बातें कह सकते हैं, उनको खत्म कर देना। समान उच्चारण वाले ध्वनियों को ना पहचान पाना, जो समान उच्चारण के ध्वनि होते हैं उनको ना पहचान पाना, और शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर करके पढ़ना, ठीक है, जिनमें ये सारी कमी देखने को मिलती है, उनमें अगर आप देखेंगे तो कौन सी बीमारी जानी जाएगी, तो उनमें कौन सा विकार माना जाएगा, तो वो माना जाएगा डिसलेक्सिया वाला, जो कि एक प्रकार का अधिगम अक्षमता का विकार है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे बच्चे जिनमें अगर आप देखेंगे तो डिसलेक्सिया वाली बीमारी देखने को मिलेगी या विकार देखने को मिलेगा, उनमें अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की कमी देखने को मिलेगी, जैसे कि वर्णमाला या अधिगम में कठिनाई देखने को मिलेगी, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई देखने को मिल सकती है, और पढ़ते समय वह स्वर वर्णों की बात करते हैं, यानी कि जो स्वर होते हैं उनको एक तरह से खत्म कर देना, लोप कर देना, और समान उच्चारण वाले ध्वनियों को सही से ना पहचान पाना, और शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम सही ना करना, इधर उधर करके पढ़ना। ऐसे बच्चों में कौन सी बीमारी देखने को मिलती है दोस्तों, तो डिसलेक्सिया वाले, यानी डिसलेक्सिया वाले, ठीक है। तो ये बातें आप भूलेंगे नहीं, आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका एग्जाम महत्वपूर्ण है। सोचिए, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह से इतना बारीकी के साथ आपने सारी चीजें के अंतर को नहीं समझा होगा। सबसे पहले हमने आपको बताया साथियों, सबसे पहले मैंने आपको बताया, एक तरह से अगर आप देखें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, ऐसे बच्चे जिनको संप्रेषण करने में दिक्कतें होती हैं, यानी कि जिनको कम्युनिकेशन करने में दिक्कतें होती हैं, जो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं या बात को रखने में कठिनाई महसूस करते हैं, उनमें किस प्रकार का विकार पाया जाएगा, तो डिस्फेसिया वाला विकार पाया जाएगा। फिर मैंने आपको बताया, जिन बच्चों में इस प्रकार, जैसे जिन बच्चों में एक तरह से पढ़ने या एक तरह से वर्तनी संबंधी कठिनाइयां देखने को मिलेंगी, उसमें उनमें डिसलेक्सिया वाले विकार या एक तरह से बीमारियां पाई जाएंगी, ठीक है। या जिन बच्चों में इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, समझ जाइए कि उस बच्चे में इस प्रकार के विकार कहीं ना कहीं पाया जा रहा है, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। आइए अब हम वो जान लेते हैं जहां से कई बार हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन ही जाता है, यानी कि कह सकते हैं 100% बनने की संभावनाएं होती ही हैं। सबसे पहली बात करते हैं, अधोलिखित गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा उपपद है जो परिभाषित करता है। अर्थात ये कह सकते हैं, ऐसे बच्चे जो गणित को करने में कठिनाई महसूस करते हो, यानी कि काउंटिंग करने में या गणित जैसे विषय को पढ़ने में गणित जैसे विषय को पढ़ने में असक्षम हो, ऐसे बच्चों में किस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आपको ये बताना है, निरस्ता संबंधी दोष, पठन गणना करने में दोष, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अधोलिखित गणित संबंधी अधिगम अक्षमता का कौन सा उपपद है जो गणित संबंधी अक्षमता का पद दर्शाता है। क्या कह रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन तो सर मैं यूं ही बता सकता था, बिल्कुल आप बता सकते थे, क्योंकि आप समझ गए हैं, जहां पर गणित की बात की जाती है वहां पर काउंटिंग की बात की जाती है। आइए एक बार एक नजर में हम ये देख लेते हैं कि आखिर इसकी क्या विशेषताएं हैं, आखिर क्या कहने का मतलब है इसमें। तो गणना दोष गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को, ठीक है, उनमें कौन सी बीमारी कहा माना जाएगा, तो डिसकैलकुलिया वाली बीमारी माना जाएगा। या कह सकते हैं गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा गया है, डिसकैलकुलिया कहा गया है। इस प्रकार के अक्षमता वाले बच्चों में अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई होती है, दिशा का ज्ञान का अभाव होता है, वे डायरेक्शन को नहीं समझ पाते हैं, अल्प समझ या नगद अंतरण या कह सकते हैं भुगतान संबंधी समस्याएं होती है। ये कह सकते हैं पैसे वगैरह की भी काउंटिंग करने में उन्हें काफी परेशानियां होती हैं, क्योंकि पैसे वगैरह का काउंटिंग करना भी गणित में ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि यूं ही आप
कर देंगे। तो आप ये बातें ध्यान रखेंगे। डिस्कैलकुलिया नामक बीमारी जिन बच्चों में पाई जाएंगी, उन बच्चों में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे कि काउंटिंग करने से संबंधित अर्थात गणना करने से संबंधित, ठीक है, या कह सकते हैं अंक गणित चिन्हों को पहचान न पाना, या एक तरह से दिशा का ज्ञान न हो पाना, अल्प समझ होती है, एक तरह से पैसों को काउंटिंग ना कर पाना, ठीक है, ये सब बातें क्या बच्चों में पाई जाती है। तो ये जो जिन बच्चों में डिस्कैलकुलिया बीमारी पाई जाती है, उनमें इस तरह के लक्षण देखने को मिल जाते हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो इस प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोगों को प्रश्न सही लग रहे हो तो तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए, और आप जाते जाते कमेंट करके जाइएगा कि सर इस तरह के प्रश्नों का जो क्रम है आप लेकर आते रहिए। लगातार इस तरह के प्रश्नों का क्रम मैं जारी रखूंगा, बस आपके थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है। एक बार आप लोगों ने अपना प्यार और स्नेह दिया तो निश्चित तौर पर एक क्रम रुकेगा नहीं जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। आइए अब इसी क्रम में बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में, यानी कि अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है और किस प्रकार की अपेक्षा करता है। तो डिसलेक्सिया संबंधी समस्या की बात करते हैं। तो जिन बच्चों में डिसलेक्सिया संबंधी समस्या है तो कह सकते हैं क्या उनमें लेखन संबंधी समस्या से भी ग्रसित है, या पढ़ने से संबंधित समस्या से ग्रसित है, या गणितीय कौशल से संबंधित ग्रसित है, वाक क्षमता की बात करते हैं। तो साथियों जल्दी से आप लोग बताइए कि सही जवाब क्या हो जाएगा। साथियों जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो बहुत सारे छात्र कई बार जवाब देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो डिसलेक्सिया की बात करते हैं, डिसलेक्सिया की बात करते हैं तो ऐसे छात्र जिनमें डिसलेक्सिया जैसी बीमारी देखने को मिलेंगी, उन छात्रों की बात करते हैं वे पढ़ने संबंधी समस्या से सामना करेंगे, यानी कि उनको पढ़ने में काफी कठिनाई हो सकती है। तो लेखन संबंधी समस्या में अगर आप देखते हैं तो एक बार देख लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है पढ़ने से संबंधित समस्या तो डिसलेक्सिया याद कर लीजिए। कौन सी बातें याद रखेंगे? डिसलेक्सिया वाली, भूलेंगे नहीं, एक एक चीजों को भूलेंगे नहीं। थोड़ा से आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, एक बार पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, इसको देखकर लिख लीजिएगा, ठीक है, ये वाला लिख लीजिएगा, मैं आपसे कहूंगा, ठीक, क्योंकि इस तरह की चीजें बहुत रेयरेस्ट केस में ही मैं पढ़ाता हूं। तो डिसलेक्सिया से संबंधित बीमारी जिनमें बच्चे में है तो वे पढ़ने से संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं। दूसरी बात करते हैं ऐसे बच्चे जिनमें लेखन से संबंधित समस्या है तो उनमें कौन सी बीमारी पाई जाती है? तो डिस्ग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया या पढ़ने संबंधी समस्या, डिसलेक्सिया की बात करते हैं। और गणित से संबंधित समस्या जो बच्चे जूझ रहे हैं उनमें कौन सी बीमारी पाई जाएगी? तो डिस्कैलकुलिया की बात करते हैं। मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं उनमें किस प्रकार की बीमारी पाई जाएगी? तो अफेजिया या डिस्पेजिया की बात करते हैं। अफेजिया या डिस्पेजिया जैसी बीमारी देखने को मिल सकती है, ये बातें ध्यान रखेंगे। ऐसे बच्चे जो मौखिक रूप से सीखने में असक्षम है, यानी कि असक्षम का मतलब जो सक्षम नहीं है उन्हें असक्षम कहा जाएगा। अक्षमता का मतलब जिनमें क्षमताएं नहीं पाई जाएंगी उन्हें असक्षम कहा जाएगा, या अक्षमताएं जिनमें कैपेबिलिटी नहीं होंगी उन्हें अनकैपेबल कहा जाएगा। वही है अनकैपेबल या अनकैपेसिटी वाले बच्चे की बात करते हैं, ठीक है। तो मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं उनमें अफेजिया या डिस्फेजिया जैसी बीमारी देखने को मिलती है। आइए अब इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो इस प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का तो प्रश्न नहीं हो पाया था। आइए अब जानने का प्रयास कर लेते हैं कि आखिर इस प्रश्न में कहा क्या जा रहा है और इसके कहने का तात्पर्य क्या है। सबसे पहली बात करते हैं, प्रश्न में ये कहा जा रहा है साथियों कि डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? डिस्ग्राफिया किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? पठन की बात करते हैं, लिखने की बात करते हैं, चित्रकला की बात करते हैं और सुनने की बात करते हैं। साथियों यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि जिन बच्चों में डिस्ग्राफिया नामक बीमारी पाई जाएगी वो बच्चे किस प्रकार की कठिनाई को महसूस करेंगे। तो ऐसे में अगर आप देखें तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लिखने की से संबंधित। तो लिखने से संबंधित बच्चे कठिनाई महसूस करेंगे। तो जैसा कि बात करते हैं, जिन बच्चों में एक तरह से डिस्ग्राफिया नामक बीमारी देखने मिलेंगी तो वो बच्चे एक तरह से लिखने से संबंधित कठिनाई महसूस करेंगे। आइए एक बार जान लेते हैं कि इसमें किन बातों पर फोकस किया गया है और कैसे हमें एक तरह से समझाने का प्रयास किया गया है। तो डिस्ग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार है जो कि आप समझ ही चुके हैं। इस विकार से ग्रसित बालक में अगर आप देखेंगे तो स्पेलिंग, हस्तलेखन की बात करते हैं, हाथ से लिखने, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि अवधारणात्मक पाठों जैसे कौशलों की कमी पाई जाती है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो जिन बच्चों में इस प्रकार की बीमारी देखने मिलेंगी दोस्तों, उनमें इस प्रकार की कमी देखने को मिल सकती है। जैसे कि स्पेलिंग की बात करते हैं, हस्तलेखन की बात करते हैं, या अवधारणात्मक पाठों को पढ़ने में या उनको एक तरह से समझने में या उनको समझने के कौशल में कमी देखने को मिल सकती है।
इसे मनोविकार की श्रेणी में रखा गया है। जिन बच्चों में डिस्ग्राफिया पाया जाता है उनकी लेखन प्रक्रिया काफी कठिन होती है और काफी धीमी देखने को मिलती हैं। तो ये बातें ध्यान रखेंगे कि लेखन से संबंधित, लिखने से संबंधित उन्हें समस्याएं होती हैं, ठीक है, और वो एक तरह से काफी धीमी गति से वे लिख पाते हैं। अब इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो इस प्रश्न का भी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। यह प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिख रहा है भैया और बी को डी लिख रहा है तो इसमें अंतर नहीं कर पा रहा है, तो उसमें किस प्रकार की कमी देखने को मिल जाती है या किस प्रकार की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है या असक्षमता पाई जाती है। दृष्टि दोष की बात करते हैं, लिखने में असक्षम है, मानसिक दोष या मानसिक क्षय की बात करते हैं, यानी मानसिक कमी की बात करते हैं। साथियों, यह प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका एग्जाम महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए और ऐसी ही चीजों को देखने के लिए आपको क्या कर लेना चाहिए, टिट वाली क्लास को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जहां पर यदि आप देखेंगे तो हर एक विषय को बड़ी सूक्ष्मता के साथ पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो लिखने में असक्षम बच्चों की बात करते हैं, तो जिनमें जो बच्चे लिखने में असक्षम होते हैं वे इस प्रकार की गलतियां करते हैं या इस प्रकार की कठिनाई महसूस करते हैं। जैसा कि बात करते हैं, वे अंतर नहीं कर पाते हैं। जहां 16 बोला जाता है तो वे 61 लिख दे रहे हैं, बी को डी लिख दे रहे हैं। तो ऐसे में वे एक तरह से समझने में अंतर कर रहे हैं, यानी कि वे सीखे नहीं हुए हैं, या कह सकते हैं कि वे चीजों में अंतर नहीं करना जानते हैं, जिसकी वजह से क्या है, इस तरह की गलतियां करते हैं, यानी कि इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि इसमें किन बातों पर फोकस किया गया है। तो डिस्लेक्सिया पढ़ने लिखने से जुड़ी एक खास विकलांगता होती है और जिसका असर पढ़ने और भाषा को समझने पर भी पड़ता है। डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चों को पढ़ने लिखने, स्पेलिंग लिखने या बोलने में कठिनाई होती है। इस प्रकार की आज सीखने में अक्षमता को प्रभावित करता है। इसमें बालक 16 को 61 लिखता है और बी को डी लिखता है, तो इस तरह की चीजों में वो अंतर नहीं कर पाता है। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिस्लेक्सिया क्या है। तो पढ़ने की अक्षमता है और लिखने की अक्षमता है और सीखने की अक्षमता है और सुनने की अक्षमता है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न बड़ा ही बेहतर है। ऐसे प्रश्नों का जवाब आपको बड़े ही एक तरह से सावधानी पूर्वक देने चाहिए। देखिए, जब विकारों से कोई प्रश्न हो तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बिना सावधानी के अगर आप किसी भी प्रश्न का जवाब देते हैं तो निश्चित तौर पर गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जल्दबाजी में। इसलिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको समय देना चाहिए, क्योंकि समय के साथ निश्चित तौर पर क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप देखते हैं तो डिस्लेक्सिया की बात करते हैं, तो पढ़ने की अक्षमता की बात करते हैं, तो जिन बच्चों में पढ़ने से संबंधित विकार देखने को मिलता है दोस्तों, वो उनमें कौन सी बीमारी पाई जाती है, एक तरह से डिस्लेक्सिया की बात करते हैं। या डिस्लेक्सिया नामक बीमारी जिन बच्चों में देखने को मिलती है वे किस प्रकार की चीजों में कठिनाई महसूस करते हैं, तो पढ़ने से संबंधित है। डिस्लेक्सिया एक प्रकार का विकार है जो सामान्यतः बच्चों में पाया ही जाता है। इस विकार से बच्चों में पढ़ने की अक्षमता उत्पन्न होती है। वे शब्दों को सही नहीं पहचान पाते हैं और पढ़ने में भी समस्या महसूस करते हैं। आइए इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न में यह है कि यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी लिख रहा है और डी को सी लिख रहा है या पढ़ रहा है, तो उसमें वो कौन से रोग से ग्रसित है? क्या मलेरिया से है, डिस्लेक्सिया से है, फाइलेरिया से है और टाइफाइड की बात करते हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो इस प्रश्न का सही जवाब मैंने पहले भी दे दिया है, ठीक है। ऐसे प्रश्न को मैंने पिछले टाइम अभी करवाया था, पिछले क्वेश्चन का। तो निश्चित तौर पर इस प्रश्न का सही जवाब हर एक छात्र दे सकता है। डिस्लेक्सिया की बात करते हैं, डिस्लेक्सिया नामक बीमारी देखने को मिल जाती है। तो डिस्लेक्सिया एक पठन विकार दोष है जिसमें बालकों को अक्षरों को पहचानने में समस्या आती है और जिसके परिणाम स्वरूप बालकों में नकारात्मक भावना का विकास होने लगता है, जो उसके अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। और डिस्लेक्सिया मानसिक मलेरिया, फाइलेरिया, टाइफाइड, ये सब शारीरिक बीमारी है दोस्तों। तो अगर आप देखते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। और ये सब वैसे तो ये भी मानसिक बीमारी है, लेकिन अगर आप देखते हैं तो ये सारी बीमारियां जो हैं एक तरह से शारीरिक बीमारी है। तो डिस्लेक्सिया जो है मानसिक बीमारी है। डिस्लेक्सिया की बात करते हैं, मानसिक बीमारी है। बाकी ये सारी बीमारियां जो हैं शारीरिक बीमारी के अंतर्गत आएंगी। आइए अब हम बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जो कि ये होगा हमारा अंतिम प्रश्न। और इस प्रश्न का भी सही जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण माना गया है।
जैसा कि बात करते हैं मानसिक मंदता की बात करते हैं, डिसलेक्सिया की बात करते हैं, अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर और ऑटिज्म की बात करते हैं, तो इस प्रश्न का भी सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों जैसा कि बात करते हैं, अगर आप देखें तो ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए, ऐसी ही चीजों को करने के लिए, मतलब आपको अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आपको क्या करना होगा, टेट वाली क्लास को ज्वाइन करना होगा। क्योंकि यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो हर वो चीजों को मैं बड़ी सूक्ष्मता के साथ पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम से ही बिल्कुल रिलेटेड है। ऐसे में अगर आप देखते हैं तो इस प्रकार की जो चीजें आएंगे वो आएंगे डिसलेक्सिया में। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का एक उदाहरण है दोस्तों? डिसलेक्सिया की बात करते हैं जो कि एक प्रकार का अधिगम विकार है। या पठन से संबंधित की बात करते हैं, जो बच्चे पढ़ने से संबंधित चीजों में असक्षम होते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं, या जो है अधिगम विकलांगता का एक उदाहरण माना जाता है। दोस्तों जैसा कि बात करते हैं आज के विषय में जो हमारी चर्चाएं हुई हैं, अगर आप देखें तो हमने उन बिंदुओं पर ज्यादा फोकस किया जहां से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते ही हैं। मैं इस थंबनेल पर आगे चलकर मेंशन कर दूंगा विशेषांक, क्या कर दूंगा, विशेषांक की बात करते हैं। और विशेषांक की बात करते हैं तो इसको आपको देखना ही है, इस विशेषांक को आपको फॉलो करना है। क्योंकि यहाँ पर इस विशेषांक की खास बात ये होगी दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो हर एक विषय के कुछ खास बातों को मैं लेकर आऊंगा आपके सामने। ये लाइव क्लास नहीं होगी, ये रिकॉर्डेड क्लास होंगी। और बाकी हमने एक तरह से पॉइंटर भी शुरू कर दिया है, पॉइंटर की एक क्लास हमने शेयर कर दिया है और कल आएगी दूसरी क्लास आएगी, तो आप सभी लोग उस क्लास को देखने का प्रयास कीजिएगा। ज्यादा नहीं, पॉइंटर की क्लास को भी देख लिया ना तो सीडी भी आपकी बहुत तैयार हो जाएगी और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, रिवीजन आपका अच्छा हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो आपकी सोचने समझने की शक्ति में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर इस तरह के प्रश्नों को आपको करने में सही लगा हो, अगर आपको लगा हो कि हमने थोड़ा सी मेहनत किया था आपके लिए, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने राय को जरूर व्यक्त कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक वगैरह भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि यह सीरीज क्रम में चलती रहे तो आप लोगों से मेरी विनम्र निवेदन होगा कि आप लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि एक बार मोटिवेशन मिल सके हमें, और इस मोटिवेशन के साथ मैं ज्यादा से ज्यादा काम करके आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा सकूं। आज के लिए आप लोग हमें दीजिए इजाजत, और अब हम मिलेंगे अपने अगले क्लास में, और मिलेंगे कल। इस समय रात के बज चुके हैं 11:10 और अब हमारे जाने का समय हो चुका है। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ यू।